नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से आपका मित्र शैलेंद्र। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बिहार सिविल कोर्ट की पीटी की जो परीक्षा है, जो 22 दिसंबर 2024 को होना है, उसमें हिंदी का क्या सिलेबस होगा उसके बारे में मैं डिस्कशन देने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जान ले कि मेंस का जो सिलेबस होगा वो अलग होगा। उसमें एस्से, प्रेसी और कंप्रिहेंशन वो चीज़ें पूछी जाएंगी आपको। लेकिन एस्से, प्रेसी और कंप्रिहेंशन आदि को पीटी में डालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का होगा। इसलिए विगत परीक्षाओं को देखते हुए जो आकलन मेरा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि पीटी में प्रायः आपके हिंदी के जो प्रश्न आएंगे वो व्यावहारिक व्याकरण से आएंगे। और वो व्यावहारिक व्याकरण जो है उनमें से कौन कौन सी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं उसका मैंने यहाँ आकलन किया हुआ है। आप देखिए, मैंने आकलन किया हुआ है कि वर्तनी शुद्धि आपको ये वर्तनी शुद्धि आपसे पूछ सकते हैं। वाक्यांशों के बदले एक शब्द पूछ सकते हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछ सकते हैं। किसी शब्द का पर्याय पूछ सकते हैं। आपसे विलोम शब्द पूछ सकते हैं। आपसे ये संधि पूछ सकते हैं और समास पूछ सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। 6, 7 से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले वर्तनी शुद्धि पर हम लोग डिस्कशन ले लें कि वर्तनी शुद्धि क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि वाक्य शुद्धि करना और वर्तनी शुद्धि करना दोनों दो बातें हैं। वाक्य शुद्धि में वाक्य का विन्यास देखते हैं और वर्तनी शुद्धि में हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग देखते हैं, वर्तनी देखते हैं कि वो कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी शुद्धि से आपको जो प्रश्न आएंगे वो किस मोड के आएंगे उस पर मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। जैसे पहला हम लोग कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं वर्तनी शुद्धि पर। तो वर्तनी शुद्धि पर जो हम लोग विचार कर रहे हैं, तो वर्तनी शुद्धि में प्रश्न किस तरह से आएंगे आपको उसकी बात मैं पहले कर दूं कि जैसे 4 शब्द, एक ही शब्द को 4 लिखावट में डालेंगे। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे एक शब्द है सन्यासी, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सन्यासी। ऑप्शन सी है सन्यासी। ऑप्शन डी है, मान लेते हैं सन्यासी। ये चारों ही सन्यासी पढ़ा रहा है। अब देखना ये है, आपको पूछेंगे कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आप सब सन्यासी ही पढ़ा रहा है। अब प्रायः जो मेरा ऑब्जर्वेशन है एक शिक्षक के नाते 22-23 वर्षों का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इस वर्तनी को टिक करेंगे, कहेंगे कि ऑप्शन ए राइट है। लेकिन ऐसा है नहीं, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो उसका कारण ये है कि सन्यासी की जो वर्तनी है इसका जब विच्छेद करते हैं तो ऐसा होता है, समजोर न्यासी बराबर सन्यासी।
मतलब इसमें नासिक के वर्ण इसमें 2 बार आता है। जैसे आधा म अनुस्वार बन गया, आधा न ज्यों का त्यों रहा। तो ये सन्यासी शब्द ये वर्तनी सही है। इसी तरह से आपको प्रायः जो वो देंगे वो ऐसे शब्द देंगे जो थोड़े से पिकुलियर होंगे, थोड़े अलग होंगे। देखिए, आप प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भी सिविल कोर्ट की, तो आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी, लिखावट आपको डालनी होगी। आप सिविल कोर्ट में जब जाएंगे तो आपको ड्राफ्टिंग मिल सकती है, लिखने का काम मिल सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय न्यायालय ने हिंदी में काम करना शुरू कर दिया है, हिंदी में फैसला देना शुरू कर दिया है। तो ये जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरह की मांग हो रही समाज की, जिस तरह की जागरूकता आ रही है, सरकार उस तरह की परिवर्तन चाह रही है। हमारे माननीय न्यायालय जितने हैं वो भी इस परिवर्तन से सहमत हैं, क्योंकि ये भावना चल रही है कि जिस राष्ट्र के हम निवासी हैं उस राष्ट्र की भाषाओं को प्राथमिकता मिले, केवल हिंदी को नहीं। भारत में हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया आदि आदि बोलने वाले लोग हैं, तो सभी भाषाओं को प्राथमिकता मिले, उस तरह से विचार बन रहा है जैसे सरकार का, उस तरह से परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी में भी ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुद्ध वर्तनी आप नहीं लिखेंगे तो लेखन का दोष कहलाएगा। इसलिए वर्तनी शुद्धि में जो शब्द आपसे पूछे जाएंगे वो शब्द निश्चित रूप से कुछ खास विशेष होगा। जैसे देखिए, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, ये जुलूस। अब देखिए, जुलूस की शुद्ध वर्तनी यह है। सामान्य सा शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत सारे लोग जुलूस निकालते हैं, आज जुलूस निकला है, जुलूस निकाला गया, बात बात पर जुलूस। लेकिन इसको लिखने में अब दोनों में हर्षौ की मात्रा होगी, दोनों में दीर्घौ की मात्रा होगी। क्या होगा ये जब आपसे पूछेंगे तो इसको 4 वर्तनी में डाल के देंगे, अलग अलग वर्तनी में। फिर आपको देखना है कि उन चारों में से कौन सी वर्तनी सही है। तो ऐसे अनेक शब्द हैं ऐसे जिनकी वर्तनी के बारे में बहुत बार हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, देखिए, ये शब्द है शुश्रूषा। अब आप देखिए, जैसे सेवा का ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सीधे पर्याय नहीं है। सेवा सर्विस है, किसी तरह की सर्विस सेवा है। नौकरी में जाना भी एक सेवा है, किसी को पत्र पहुंचाना भी एक सेवा है। लेकिन शुश्रूषा जो है वह विशेष शब्द है, अलग शब्द है। जब रोगियों की सेवा करते हैं तब ये शुश्रूषा कहलाता है। और इसकी वर्तनी ये जो मैंने लिखी है ये वर्तनी परफेक्ट है। पहले दंते स आया है, उसमें हर्षौ की मात्रा आई है। उसके बाद तालव्य स में र लगा हुआ है, उसमें दीर्घौ की मात्रा आई है। उसके बाद मूर्धन्य स में आकार की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वर्तनी शुद्धि में हमें राम, मोहन, सोहन ऐसे शब्द पूछ देंगे, घर, मकान ऐसे शब्द नहीं पूछेंगे। वैसे शब्द पूछेंगे जिनमें मात्राएं लगी हो, तो उसको किस तरह से हमें करना है। जैसे सूर्योदय पूछ देंगे आपको,
अब भानुदय एक शब्द है, सूर्योदय होना और भानुदय होना दोनों एक बात है, सूर्य का ही पर्यायवाची है भानु। तो अब देखिए भानुदय शब्द ज्यों ही हम लिखते हैं, तो भानुदय शब्द अगर हम लिखते हैं तो आप देखिए, जैसे अक्सर जो स्टूडेंट्स टीचर्स जो विचार नहीं करते वो आपको ऐसा लिखेंगे भानुदय, तो ऐसा ये शुद्ध है ही नहीं। जैसे देखिए इसमें भानु है और जोर उदय है, तो संधि के नियम से दो ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यह दीर्घ हो गया तो ये शुद्ध वर्तनी होगी ऐसी भानुदय। तो जब तक इन चीज़ों का हमें अभ्यास हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं लेंगे, तब तक हम अनुमान पर केवल काम नहीं चला सकते हैं। तो जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो, पहले तो ये कि ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़िए। मतलब जैसे वो बहुत प्रचलित कहावत है कि हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, तो उसी तरह से ये है कि जो किताबें बाज़ार में बिखरी पड़ी है वो सब आपके काम की है ऐसा नहीं है। बहुत सारी किताबें बहुत तरह से बहुत कारण से छपती है, आप थोड़ा अलर्ट होकर किताबों का चुनाव करिएगा। अच्छे टेक्स्ट बुक से जब आप वर्तनी पढ़िएगा तब आपको, टेक्स्ट का मतलब है ग्रामर का टेक्स्ट, यहाँ व्याकरण की जो अच्छी किताबें हैं अप टू मार्क जो हैं उनको आप लेकर पढ़िएगा, तो मैं समझता हूँ कि वर्तनी शुद्धि का काम आपका सही होगा और निकल जाएगा। ये वर्तनी शुद्धि से पूर्व के जो आकलन है, ये मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि 5 अंक के आसपास, ये 5 अंक के आसपास वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछते हैं। 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। दूसरा है वाक्यांशों के बदले एक शब्द। तो वाक्यांशों के बदले एक शब्द ये क्या है? इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्द जब वाक्य में चले जाते हैं तो वही वाक्यांश कहलाते हैं। तो वाक्यांशों के बदले एक शब्द कहने का मतलब है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो ये जो है अच्छे व्याकरण की अच्छी पुस्तकों में इसकी एक सूची रहती है, वहाँ से 2 बार 4 बार आपको उसको रीडिंग लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर ऐसा है, एक मैं उदाहरण डालता हूँ आपके लिए कि जो बाएं हाथ से सधा है, इसका मतलब है कि बाएं हाथ से जो बाण चलाने में निपुण है उसकी बात की जा रही। तो इनके लिए कौन सा एक शब्द होगा? तो वो शब्द है सब्यसाची। वो शब्द है आपका सब्यसाची। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। जैसे सपोज कि एक वाक्यांश है, सेतु बांध रामेश्वरम से हिमालय तक। सेतु बांध रामेश्वरम से हिमालय तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए सही शब्द है आसेतु हिमालय। उसके लिए जो सही शब्द है वो है आसेतु हिमालय। इसमें बांध हट गया है, आ उपसर्ग लग गया है, मतलब सेतु बांध रामेश्वरम से हिमालय तक के लिए एक शब्द हुआ आसेतु हिमालय। तो
ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, वाक्यांश हो सकते हैं जिनके लिए अब जो बूढ़ा न हो, अब देखिए कितना कॉमन है, जो बूढ़ा न हो, तो जो मरे नहीं उसके लिए तो जल्दी हम बोल देते हैं अमर, लेकिन जो बूढ़ा ना हो तो बूढ़ा का हम दूसरा पर्याय नहीं जानते, इसलिए हम रुक जाते हैं, तो जर शब्द होता है। तो जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अजर। अब इसी तरह से देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है। जहाँ जाना कठिन हो तो वह है दुर्गम, जहाँ जाया ही न जा सके तो वह है अगम या अगम्य। तो इस तरह से अब जैसे उदाहरण के लिए समुद्र की आग के लिए एक शब्द आपको बनाना है तो वारवाग्नि, जंगल की आग के लिए एक शब्द बनाना है तो दावाग्नि, पेट की आग इसके लिए एक शब्द बनाना है तो जठराग्नि। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक की जगह दूसरा काम करने वाला, या जो किसी की ओर से हो तो प्रतिनिधि। ऐसे बहुत सारे वाक्यांश है जिनके बदले हमें एक शब्द खोजना पड़ता है। तो ये जब आप बहुत ज़्यादा हिंदी ही पढ़ते हैं तब तो आप कुछ गुणा भाग करके भी खोज लेंगे चार विकल्प में से, लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों की तैयारी ज़्यादा करते हैं, प्रॉपर हिंदी भाषा के मास्टर डिग्री तक आप विद्यार्थी नहीं रहे हिंदी भाषा साहित्य के, तो आपके लिए एक गुड सजेशन है कि आप किसी भी व्याकरण की अच्छी पुस्तक से वाक्यांशों के बदले एक शब्द को बार बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके चार नज़दीकी विकल्प दिए रहेंगे और उनमें से चुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब तीसरे की बात करते हैं, ये मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है इनके अर्थ पूछेंगे। जैसे एक मुहावरा दे दिया, अब उसका चार विकल्प दिया रहेगा अर्थ का, उसी अर्थ को आपको चुनना है। सपोज एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। तो बहुत सफलता मिल जाना, अचानक सफलता मिल जाना, अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना, ऐसे ऐसे चार नज़दीकी विकल्प बनाए जाएंगे। तो जो डिजर्व नहीं करता है, जो अयोग्य है, उसे अगर सफलता मिल जाए तब ये मुहावरा सार्थक होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो, अब जैसे घोंघा होना एक मुहावरा है, एक मुहावरा है घोंघा होना। तो एक विकल्प हो सकता है चुप रहना, एक विकल्प हो सकता है सुस्त होना, एक विकल्प हो सकता है मूर्ख होना, एक विकल्प हो सकता है ज़्यादा पानी की चाहत रखना। तो अब आपको जैसे चुप रहना, सुस्त होना, ये सब भी अर्थ आपको घोंघे की प्रकृति को देखकर सही लगेगा, लेकिन इसका अर्थ है मूर्ख होना। तो इस तरह से
मुहावरों का भी रिवीजन आपके लिए ज़रूरी होगा, लोकोक्तियों का भी रिवीजन ज़रूरी होगा। अब लोकोक्तियाँ जो है, नाच न जाने आंगन टेढ़, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सेनूर, घर का योगी जोगरा आन गाँव का सिद्ध, ऐसी लोकोक्तियाँ पूछेंगे और नज़दीकी 4 विकल्प आपको देंगे। उन विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। अब ये जो वर्तनी शुद्धि है, वाक्यांशों के बदले एक शब्द है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, संधि है, समास है। तो इन 7 टॉपिक पर अलग अलग जब मैं आपको वीडियो दूंगा तो उसमें और डिटेल से सब पर चर्चा होगी। अभी केवल इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि करना क्या है। अच्छा, तो ये जो है, इसमें शिक्षक के पढ़ाने की बहुत बात नहीं है। इसमें मुख्य बात ये है कि इसमें आप जो है कोई भी अच्छी पुस्तक, व्याकरण की अच्छी पुस्तक लीजिए और उस पुस्तक से 2 बार 4 बार 10 बार उनको पढ़ जाइए। पढ़ने का एक और तरीका है, ट्रिकी तरीका ये है कि सपोज हमने वाक्यांशों के बदले एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का रिवीजन लेना शुरू किया, तो अपने साथ पेंसिल रखना है और बुक में देखना है कि इसमें से कौन कौन मुझे आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको आप पेंसिल से टिक कर दीजिए। अब दोबारा रीडिंग लगाइए तो पेंसिल वाले को छोड़ दीजिए, जो आपको आ रहा है उसको फिर से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब जो नहीं आ रहा था केवल उतने का रिवीजन ले लीजिए तो आपका काम हल्का हो जाएगा। अब इसी तरह से पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द आप सोचते होंगे कि कमल के पर्यायवाची लिखो, ऐसा पूछेंगे। ऐसा अगर आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली होंगे और वो जो प्रासनिक होगा, क्वेश्चन सेटर, वो बहुत उदार होगा, तभी ऐसा प्रश्न डालेगा। आपको क्या करना है कि पर्यायवाची शब्द का जब आप रिवीजन लेंगे किसी बुक से या जहाँ से, तो आप अनकॉमन का ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज कमल के ही पर्यायवाची मैं लिखता हूँ, तो कमल के पर्यायवाची हैं जलज, नीरज, पंकज, सरोज। तो ये सब कॉमन है। इन कॉमन को आपको कम ध्यान देना है, केवल एक रीडिंग मार लेनी है। अब मैं देखिए कमल का पर्यायवाची मैं लिख रहा हूँ, यह है ताम्रस, यह है अम्भोज। तो ये जो अनकॉमन जो वहाँ पर्यायवाची लिखे हुए हैं, जो भारी भरकम हैं, उन पर आपका जरूर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वो उलट कर भी पूछेंगे। वो यही नहीं पूछेंगे कि कमल का पर्यायवाची लिखिए, वो ये पूछ सकते हैं कि ताम्रस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, और 4 विकल्प आपको दे देंगे, कमल, गुलाब, तांबा, सोना। तो जब आप कमल के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, रीडिंग डाल रहे हैं, उस समय जब आप कठिन शब्दों का ध्यान रखेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि आप उत्तर कर पाएंगे, अन्यथा उत्तर में चूक हो सकती। उत्तर तो आप करेंगे ही, लेकिन उत्तर सही होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। अब उसी तरह से अब चलते हैं विलोम शब्द पर। तो विलोम शब्द में एक बात ध्यान रखने की है कि ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये आसान होता नहीं। आप ध्यान रखिएगा काइंडली कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। भाववाचक संज्ञा का विलोम या विपरीतार्थक भाववाचक संज्ञा ही होगी। विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, व्याकरण की भी पुस्तक में लिखा हुआ है। अब वो भूल से ही हुआ है,
बहुत बड़े विद्वान थे वासुदेव नंदन प्रसाद जी, वो ऐसी गलती कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं प्रूफ रीडिंग में ऐसी चूक हुई है। आप उस बुक को विलोम शब्द में देख सकते हैं चेक करके। भय का विलोम वहाँ लिखा हुआ है निर्भय। तो भय जो है, ये भय शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और निर्भय शब्द विशेषण है। तो ऐसी स्थिति में भय का विलोम निर्भय कदापि नहीं हो सकता है। वैसी स्थिति में हमें भय का अगर सही विलोम लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा साहस। अगर हम साहस लिख देते हैं तो अब ये ठीक हो गया, यह भी भाववाचक संज्ञा, यह भी भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे विलोम लिखने के, जो कि आपको ध्यान देकर विलोम चुनना होगा। बहुत नज़दीकी विकल्प डालते हैं, कोई वही विलोम होगा कि नहीं होगा, इसको ठीक से देख लेना है। जैसे सुख का विलोम दुख होगा कि पीड़ा होगा कि कष्ट होगा, क्या होगा, इसको ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो उसके विलोम पर विचार करना पड़ता है, और ये बहुत गंभीर बात नहीं है, और इसको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी रटते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। आप उनको रीडिंग डालिए, 4-5 रीडिंग डालिए। जो आपको आते हैं पहले से उनको पेंसिल से टिक मार दीजिए या उनको छोड़ दीजिए। जो नहीं आते हैं उनको पेंसिल से टिक करते जाइए। अगली रीडिंग में केवल टिक वाले को ही पढ़िए, तो आपका श्रम कम जाएगा। दोबारा पढ़ लीजिए, तिबारा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इतना तक जो है आप ध्यान दीजिए कि ये जो है वर्तनी शुद्धि, वाक्यांशों के बदले एक शब्द, मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसमें शिक्षक की इतनी ही भूमिका है कि अनुभवी शिक्षक के साथ आप पढ़ने आइएगा तो वो चुनिंदा शब्द प्रश्न कलेक्शन करके आपको दे देगा कि इसको पढ़ो, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वो और आगे आने की संभावना है। दूसरा विकल्प है एक अच्छी व्याकरण की पुस्तक, बाजारू पुस्तक नहीं। काइंडली क्षमा करें वो लोग, मैं किसी पर आपत्ति नहीं डालता हूँ, लेकिन सारी किताबों को, सॉरी मैं किताब नहीं कह सकता, चूँकि वो किताबें छपती है तो उसमें न वर्तनी का ध्यान रखा गया है न ग्रामर का ध्यान रखा गया है। तो अब वर्तनी शुद्धि करने जा रहे हैं और वही वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है, तो उस पुस्तक से पढ़कर आपकी नैया कितना पार लग सकती है। इसलिए जो ऑथेंटिक ग्रामर्स हों, अच्छी ग्रामर की पुस्तकें जो हो, केवल उन्हीं से आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। अगर आप कलेक्शन कर लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, तो शिक्षक के इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी संग्रह ही चाहिए। लेकिन ये जो 2 पोर्शन है आपके, संधि और समास, निश्चित रूप से ये सैद्धांतिक व्याकरण के पक्ष हैं। समास के और संधि के नियम होते हैं। तो संधि और समास को, संधि क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कहाँ कहाँ होती है, व्यंजन संधि कैसे होगी, विसर्ग संधि कैसे होगी, ये आपको बताना पड़ेगा। समास क्या है, समास के कौन से प्रमुख 4 भेद हैं, वो 4 भेदों के उपभेद कौन हैं, फिर उपभेदों के उपभेद कौन हैं। जैसे प्रमुख 4 ही समास होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। लेकिन तत्पुरुष परिवार बहुत बड़ा है, उसमें कर्मधारय भी है, प्रादि भी है, नय भी है, और मध्यम पद लोपी भी है, और भी कई भेद हैं उसमें। अब अव्ययी भाव समास की क्या पहचान होगी, द्विगु की स्पेशल क्या पहचान होगी।
अब मान लीजिए द्विगु और बहुब्री में ही बात करते हैं, तो द्विगु की पहचान की बात करते हैं तो कहते हैं जिस समास का पहला पद संख्या का बोध कराए उसे द्विगु कहते हैं। लेकिन देखिए आप मजे की बात देखिए, जैसे एक शब्द है त्रिफला, तो ये है द्विगु समास, और एक शब्द है त्रिनेत्र, तो ये भूतो न भविष्य, तो ये कभी द्विगु नहीं होगा, ये बहुब्रीहि समास है। तो क्यों ऐसा हुआ कि एक जैसा शब्द दिखने, इसमें भी 3 की संख्या है, इसमें भी 3 की संख्या है, तो वो 3 फलों का समाहार कहलाया, और ये है इसमें है कि 3 है नेत्र जिनके वे, मतलब से, इसमें अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए ये बहुब्रीहि हुआ। और इसमें पहला पद संख्यावाची है, लेकिन अन्य पद की प्रधानता नहीं हो रही है, इसलिए वह द्विगु का द्विगु रह गया। लेकिन ये त्रिनेत्र में ये दोनों पद अपना अपना अर्थ छोड़ चुके और एक नया अर्थ इन्होंने ग्रहण किया शिव का, इसलिए बहुब्रीहि हो गए। तो ये जब संधि और समास जब आपको पढ़ना होगा तो उसमें या तो आप व्याकरण से उसको समझ लीजिए अच्छी तरह, और नहीं तो ये सैद्धांतिक पक्ष है। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो उसमें शिक्षक का रोल होता है, वो उसको आसान करते हैं और आपको समझाते हैं। तो जैसे समास की बात करें तो शिक्षक ने कह दिया, एक ग्रामर में लिखा हुआ है कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तो ये तो भैया कह दिए कि पहला पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है और अन्य पद प्रधान होता है, लेकिन पद की प्रधानता है क्या, ये मुझे किसी ग्रामर में अभी तक लिखा हुआ देखा नहीं मिला। तो आप कहेंगे कि आप ही एक स्कॉलर हैं कि आप जानते नहीं। जब मैंने भी पढ़ा था तो रट्टा मार लिया था, उतना नहीं समझते थे। जब मुझे पढ़ाने की ज़रूरत हुई तो एक एक सवाल मेरे मन में आए, तो उन सवालों को मैंने खोजा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि पद की प्रधानता का मतलब है कि उस शब्द से वाक्य बनाते हैं, और वाक्य में लिंग वचन या क्रिया जिसके साथ हो वही पद प्रधान कहलाता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं इस बात को आपको समझाता हूँ कि पद की प्रधानता क्या है, तो शायद आपको थोड़ी सहूलियत होगी। आप देखिए कि क्या उसका मतलब है पद प्रधान होने का मतलब। जैसे एक सामासिक शब्द है राजकन्या। अब इससे एक वाक्य बनाते हैं, राजकन्या आ रही है। राजकन्या आ रही है। अब इसमें 2 पद हैं, राजा और कन्या। तो अब दोनों पद के साथ आ रही है क्रिया को पहले राजा पद के साथ जोड़कर देखते हैं। राजा आ रही है, क्या होगा वाक्य शुद्ध? नहीं होगा। कन्या आ रही है तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो क्रिया अंतिम पद के साथ है, इसलिए ये तय हुआ कि तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है, तो राजकन्या तत्पुरुष समास है। अब दूसरा उदाहरण आप लीजिए, जैसे दूसरा उदाहरण आप लीजिए, एक द्वंद्व से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं।
अब दो पद है इसमें, माता पिता। अब प्रश्न कीजिए कौन दिल्ली में रहते हैं, माता के पिता? तो वाक्य जवाब दे रहा है माता पिता दोनों। तो वाक्य जवाब दिया दोनों, इसीलिए दोनों पद की प्रधानता हो गई। तो उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान, ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। इसी तरह से बहुब्रीहि में कि दोनों पद अपना अर्थ खो देते हैं और एक नया अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे चंद्रमौली, सपोज एक शब्द लेते हैं चंद्रमौली या चंद्रशेखर, कोई भी शब्द लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं। चंद्रशेखर, तो इसमें दो शब्द है, चांद और शेर। तो चंद्र का अर्थ हुआ चांद, शेखर या शेखर का अर्थ हुआ शेर। तो चांद से कोई अर्थ नहीं मिलेगा। तो जिसके शेखर पर चांद है, जिसके शेखर पर चांद है, माथे पर चांद है, वह, तो वह कौन है? वह न तो चांद है न शेखर है, वो तीसरा हो गया शिव। इसी को अन्य पद की प्रधानता कहते हैं। जैसे दोनों पद अपना अर्थ छोड़ देते हैं और एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ये योग रूढ़ शब्द जितने होते हैं प्रायः बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। योग रूढ़ शब्द है चंद्रशेखर, कोकिलकंठी, चंद्रमौली, लंबोदर। अब लंबोदर तो लंबा पेट, तो लंबा पेट तो बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो, लंबा हो पेट जिसका वह, तो विशेष अर्थ में यह रूढ़ हो गया श्री गणेश के अर्थ में। तो इस तरह से ये संधि और समास का जो आपका चैप्टर है, ये जो है ठीक से या तो व्याकरण से आपकी समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो किसी शिक्षक से आप सहयोग ले लीजिए, उनसे समझ लीजिए। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है कि थोड़ा बहुत इससे 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी इनका रेशियो जो है 5, वर्तनी शुद्धि 5, वाक्यांशों के लिए 5, 10 हो गया। मुहावरे लोकोक्तियाँ 5, 15 हो गया। पर्यायवाची शब्द 2 ले लेते हैं, 15 2 17 हो गया। विलोम शब्द 3 लेते हैं, 20 के 20 अंक हो गए। 20 अंक हिंदी में आने की संभावना आपके प्रश्न में है, जो पीछे की परीक्षाओं से के प्रश्नों से पता चलता है। तो ये 20 अंक आपके पूरे हो जाएंगे। अगर संधि समास को पूछेगा 1-2 तो इन्हीं में से अंक थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये हिंदी का जो सिलेबस है आपके पीटी परीक्षा का, वो मैं समझता हूँ कि उसका एक प्रारूप आपके समक्ष आ गया होगा। अब अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। मैं वर्तनी शुद्धि पर अलग से, वाक्यांशों पर अलग से, मुहावरे लोकोक्तियों पर अलग से, पर्यायवाची के लिए अलग से, विलोम के लिए अलग से, संधि के लिए अलग से, समास के लिए अलग से वीडियो जारी होता रहेगा। आप वॉचफुल रहिएगा, आप देखिएगा। राजधानी कोचिंग सेंटर आपके सहयोग और सफलता की कामना करता है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यह राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पर पटना लाइब्रेरी के सामने है। ये पाया नंबर 60-61 के बीच में है। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आप यहाँ आकर पूछ लीजिएगा। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसके लिए आपको शुल्क चुकाना ही पड़ेगा। आप खुश रहें, सफल हों, यही मेरी शुभकामना है। मैं शैलेंद्र राजधानी कोचिंग सेंटर की ओर से फिर आपको सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ। बहुत धन्यवाद।